हेलो प्यारे बच्चों। तो अभी तक का हम विद्युत क्षेत्र के पहले तक का पूरा टॉपिक कर चुके हैं। देखो ये सीरीज मैं टॉपिक वाइज चला रहा हूं, तो टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाऊंगा ना। आप इसको लिखते रहिए और याद करते रहिए। जो ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है। तो अपनी अगली हेडिंग क्या है? विद्युत क्षेत्र। चलो हम इसको समझते हैं ना। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का अनुभव करता है। तो मैं क्या बोला हूं, फिर से बोलिए। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई आवेश है ना, तो इस आवेश का कोई क्षेत्र होगा। अगर इस आवेश के कोई क्षेत्र में अगर कोई और आवेश आ रहा है तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो वही बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो यही बात हम लिख लेते हैं ना। तो चलो देखो लिखते हैं ना, और आप लोग भी लिखा कीजिए जरूर से ना, ठीक है, क्योंकि लिखने से तुम्हें तैयार हो जाएगा। तो क्या लिखना है हमें? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो फटाक से लिख लेते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का विद्युत बल का विद्युत बल का अनुभव करता है कॉमा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो मैं क्या बोला हूं, ध्यान से देखो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसके विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ध्यान से समझो, अगर आप लिखना चाहें तो स्टार पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश एक समान विद्युत बल का अनुभव करता है उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लेते हैं ये आवेश है, अगर इसके कारण भैया कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर एक समान बल लग रहा है, यहाँ पर भी समान बल लग रहा है, यहाँ पर भी समान बल लग रहा है, तो जहां पर एक समान बल लग रहा है विद्युत बल, तो उसे क्या कहेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। अगर कहीं बल का अनुभव असमान लग रहा हो तो उसे हम कहते हैं विषम यानी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र। बात को समझ में आई? ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो यही विद्युत क्षेत्र की हो गई अपनी डिफिनेशन। देखो अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ना, अगर मैं कोई चीज लिखा करूं तो आप भी लिखा करें और उसको याद किया करें। ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट में बोला करो, हम देख रहे हैं एक मिनट। ठीक है। तो अगली हेडिंग है अपनी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैं बार बार इसमें देखता रहता हूँ कहीं कुछ मतलब मिस्टेक तो नहीं हो जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जो धन आवेश होता है ना, उससे भी बल रेखाएं निकलती हैं, और ऋण आवेश से भी बल रेखाएं निकलती हैं या आती हैं ना। ध्यान समझो। यानी कि इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे किए थे। कौन किए थे? माइकल फैराडे। तो याद रखो, विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए, मैं क्या बोला हूं, विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था। सबसे पहले माइकल फैराडे दिए थे। ठीक है। तो उनके अनुसार विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है। तो हम क्या बोले हैं बताओ? विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक धनावेश क्या आता है? चलता है। यानी कि इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश चलता है। तो मैं यही बात लिख लेता हूं। तो बताओ, विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उनके लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। ठीक है। तो हम क्या बोले हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए माइकल फैराडे ने क्या दिया? विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। लिख लेते हैं, इनके अनुसार माने किनके? माइकल फैराडे के अनुसार। ठीक है। माइकल फैराडे के अनुसार जो भैया जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, यानी कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है। तो ये लिख लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत
क्षेत्र में खींचा गया वह काल्प वह काल्पनिक वक्र वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र स्वतंत्र धनावेश स्वतंत्र धनावेश चलता है। स्वतंत्र धनावेश क्या करता है? चलता है, मैं मूव करता रहता है ना। ठीक है, वो दिशा भी बताता है जिस पर स्वतंत्र धनावेश क्या करता है? चलता है। ध्यान से देखो, एक बार फिर समझ लो। तो हम क्या बोले हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए कौन सुझाव दिए थे? माइकल फैराडे। यानी विद्युत बल रेखाओं का खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। ठीक है, तो इनके अनुसार विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है कि विद्युत बल रेखाएं क्या भैया? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धनावेश क्या करता है? चलता है। जिस पर स्वतंत्र धनावेश क्या करता है? चलता है। आप इतनी परिभाषा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम भैया, ये तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको याद रखना। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो चलो हम उसको पढ़ लेते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो ये हेडिंग इतना आप लिख लिए ना, तो चलो हम आगे हेडिंग लगाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, चलो समझते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो भैया पहला ही पॉइंट हमें रटे रहना है जरूर से, यानी कि धनावेश से बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं, धनावेश से दूर होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं? बोलो, धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर क्या होती हैं? बोलो, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये बात आप, यानी किसका कहने का मतलब है? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर जाएंगी और ऋणावेश की ओर आएंगी। तो कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कोई धनावेश है, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी कहाँ होंगी? बाहर की ओर। इससे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी कहाँ होंगी? बाहर की ओर। इससे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की ओर। इससे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की ओर। यानी कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर होंगी। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं क्या ऋणावेश रहा होगा ना, अगर ये ऋणावेश रहा होगा, विद्युत बल रेखाएं सब इसमें इसकी तरफ होंगी ना। ठीक है, यानी कि यहां से कहीं से भी आ रही होगी, यहां पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएगी। तो भैया इसका मतलब धनावेश से आउटवर्ड और ऋणावेश से इनवर्ड, माने उसकी तरफ होंगी। ठीक है, बात को समझ में आई? कोई दिक्कत हो बताओ। चलें, यानी सबसे पहला पॉइंट याद रखना, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट हम ये समझते हैं। ध्यान से ये बताओ, अगर ये विद्युत बल रेखाएं हैं, देखो धनावेश से चली थी, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, तो कहीं बंद लूप बनाएंगी? तो विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। लिख लेते हैं, इसको देख कर लिख लेते हैं ना, क्योंकि कहीं से अगर निकली होती, वहां समाप्त होकर फिर घूम के आई होती तो बंद लूप बनाती, लेकिन तो ऐसा नहीं कर रही है। तो लिख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। कहने का मतलब, अगर इसे होता नहीं, देखो चुंबक आप समझे होंगे, चुंबक में क्या देखे होंगे कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल जाती थी, फिर अंदर एंटर करके फिर घूम कर जाती थी। इसका मतलब ये बंद लूप का निर्माण करती थी। ये समाप्त तो होती नहीं थी ना, कि नॉर्थ से साउथ में गई, साउथ में फिर अंदर नॉर्थ आई, फिर ऐसे घूम के, तो बंद लूप बना रही है, लेकिन ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। कौन? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझो ध्यान से, तीसरा पॉइंट देखो ध्यान समझो। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उनके कटान पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि असंभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक विद्युत बल रेखा की सिर्फ एक ही दिशा होगी। तो हम लिख दें, यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं सकती है ना। ठीक है, लिख लेते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे को काटती नहीं
हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। अब बताओ ध्यान से क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर एक दूसरे पर काटती हैं तो वहां पर भैया नेट विद्युत क्षेत्र भैया की दो दिशाएं प्राप्त होती है ना। लिख लेते हैं, यदि वह एक दूसरे को काटती हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि क्या है? जो कि असंभव है। ठीक है, मतलब किसी एक विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो, ऐसा हो सकता है, जो कि क्या है? असंभव है। ठीक है, बात को समझ आई? ठीक है, अब एक बात हम और समझ लेते हैं कि किसी एक बिंदु आवेश से जो उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या होती है वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला लिख लेते हैं कि कोई भी मान लेते हैं, कोई मान लो एक बिंदु आवेश Q से, लिख लेते हैं एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये फिक्स है ना, अभी समझेंगे कैसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है जब गॉस पढ़ाएंगे तो। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये होती बस। अब एक पॉइंट और लिखवा देते हैं, बस उसके बाद खत्म कर देते हैं ना, कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होंगी ना। ठीक है, लिख लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये बात लिख लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, 5 पॉइंट याद रखना। अभी पॉइंट तो बहुत है यार, बस आप इतने पॉइंट याद रखेंगे आपके लिए काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूँ ध्यान से देखो। अब जो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो मैंने क्या बताया, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं यानी किसका मतलब, विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए माइकल फैराडे ने एक सुझाव दिया, विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। ठीक है ना, तो उनके अनुसार विद्युत बल रेखाएं किसी भी क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश क्या होता है? चलता है। ठीक है, तो इसमें इसके गुण हम क्या लिखवाए हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है भैया धनावेश से क्या होती है? प्रारंभ होती है। धनावेश से क्या होती है? बोलो, प्रारंभ होती है, और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। याद रखना, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, जरूर से याद रखना, जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा बार बार पूछूंगा आपसे ना। तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है अपना वो क्या है? देखो, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। बंद लूप निर्माण कहने का मतलब ये कि धनावेश से चली, ऋणावेश पर समाप्त हुई, फिर घूम के चली आई होती, जबकि धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, तो बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और अगला कि दो विद्युत बल रेखाएं बोलो एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती है ना। विद्युत बल रेखाएं हो चाहे चुंबकीय बल रेखाएं हो, वो दूसरे को काटती नहीं है ना। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो मान लेते हैं गलती से काटती हैं तो भैया नेट विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि क्या है? असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, आप फटाक से इसको याद करिए। चलो हम आगे चलते हैं। तब अब हमें आगे पढ़ना है कुछ आगे हेडिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए पूरा और तुरंत याद करके सुनाइए मुझे। देखो अगली हेडिंग क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगा लो अपनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र कहाँ कितना तीव्र है, कहाँ मतलब कमजोर है, कहाँ मजबूत है, वही हम समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे, ये बहुत तीव्र है, ऐसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल में। तो चलो समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर हम एग्जाम्पल तौर पर ऐसा बोलना चाहें, जो विद्युत क्षेत्र होता है इसे ई से दिखाया जाता है। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो सिंपल में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वास्तव तीव्रता पता करने के लिए हम बल पता करते हैं, कितना ज्यादा बल लग रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बोलो, एकांक परीक्षण धनावेश पर
जो लगने वाला बल होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम क्या बोले हैं, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, क्योंकि ऊपर बल है नीचे आवेश है। ठीक है, यही बात लिख दी जाए ना, तो परिभाषा हम यही बनाने वाले हैं। तो लिख लेते हैं भैया, क्या बोलो, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। ठीक है, याद रहेगा। देखो अब आगे लिख लेते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं, बोलो, रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करते, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो सही है। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं भाई साहब, ई बराबर कितना सूत्र होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसका सूत्र याद रखिए ना, और हम इसका भैया मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक न्यूटन, ऊपर बल है ना न्यूटन, बटे क्या है आवेश है, न्यूटन प्रति क्या बोलेंगे, कूलाम होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट और लिख लेते हैं, ये पॉइंट है ना। ठीक है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी ना। और अगला पॉइंट लिख लो भाई ध्यान से, इसका बीमीय सूत्र, बोलो बीमी सूत्र। ऊपर क्या है बोलो ध्यान से, ऊपर बल है तो बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2। नीचे आवेश है तो आवेश बीमा क्या होती है, बोलो at होती है। अब कुल मिला के हमें लिखना है, सबको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो यम है, यम एक बार है, यल कितनी बार है, एक बार है। अब टी ऊपर 2 है, नीचे से एक बार ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस कितना होगा 3, और एक बार नीचे ऊपर भागेगा, एक पावर माइनस कितना हो जाएगा 1। यानी कि इसका बीमी सूत्र कितना आएगा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। इसका बीमी सूत्र एम एल पावर 3 - 1 होता है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो आप लिख लीजिए। ओके, ठीक है, तो मैं क्या बोला हूं, एकदम सिंपल सी परिभाषा कि भैया एकांक परीक्षण किस पर, धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, और भैया इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ई बराबर कितना होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। आप फार्मूला याद रखेंगे तभी परिभाषा निकाल सकते हैं ना। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। चाहे क्यू नॉट लिखो, चाहे आवेश का मान क्यू लिखो, वो भी चलेगा। ठीक है ना, देखो और आगे देखो, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम की इसलिए आया, ऊपर न्यूटन माने बल था और कूलाम नीचे आवेश था, होता है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि, याद रखना। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिया जाएगा ना, दिशा ध्यान देना पड़ेगा। और इसका बीमी सूत्र ये होता है, मैंने भी सॉल्व किया। बोलो इतना राइट है, एकदम क्लियर हो तो लाइक बटन वाला दबाओ। चलो देखो, तो आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ चुके हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखिए, थोड़ा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, एकदम आसान सा समझाते हैं आपको डेरिवेशन। और ये आपकी पहली भूमिका है, इसके बाद मैं तगड़े डेरिवेशन आपको चुटकी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, उसको हमें समझना है ना। तो देखो ध्यान से, अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझना है तो पहले ध्यान समझो। हम क्या कर लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है, मान लेते हैं माना बिंदु आवेश प्लस Q है, जो बिंदु O पर स्थित है ना। ठीक है, मैंने कहा माना एक बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु O पर क्या है, स्थित है। अब बात समझो, यानी कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो आपको इसके कारण तीव्रता चेक करनी है ना यार। अगर इसके कारण तीव्रता चेक करनी है तो कितना तीव्र लग रहा है, तो मान लेते हैं इस बिंदु O से कुछ r दूरी पर, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P है। एक बिंदु क्या है बोलो, P है। तो माना बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है,
जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही तो पता करना है कि कितना तीव्र विद्युत क्षेत्र लग रहा है, कितना नहीं। अब सोचो कि वहां पर आपको तीव्रता निकालनी है, तो कितना तीव्र विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो वहां पर बल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बल। क्योंकि आप बल पता करेंगे तभी पता करना कि जितना ज्यादा बल होगा उतनी ज्यादा तीव्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? बल। लेकिन यहाँ पर बल कैसे निकालोगे? तो सोचो यहाँ आवेश, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आपको मानना पड़ेगा। तो हम क्या बोले हैं? माना एक बिंदुवत आवेश क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। क्यों कल्पना किया? क्योंकि वहां पर बल निकलेगा ना। अब देखो ई वाला आवेश है, इसके ऊपर यहाँ आवेश मैंने मान लिया। अब भैया ई वाला इसके ऊपर बल लगाएगा, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है? तो जिसका नाम है कूलाम बल। तो हम कूलाम बल लगाएंगे ना। ठीक है, तो भैया यहीं पर हम कूलाम बल लगा लेते हैं, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। फिलहाल जितना मैंने मान के लिखवाया है उसको हम लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो फटाफट लिखते रहिए और चित्र भी बनाते रहिए आप लोग। भैया बोलो क्या बोले थे? माना एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु किस पर? बिंदु ओ पर। बोलो, बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है ना, आगे लिख लेते हैं। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु, बोलो, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ओके, इतना मानने में कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, इतना तो मान लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं? वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए बिंदु पी पर हमें एक परीक्षण आवेश कल्पना करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं, माना फिर से, माना बिंदु किस पर? माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, क्यू जीरो पर हो चाहे क्यू नॉट स्थित है। बोलो, इतना एकदम सही लिखवाए हैं। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं भैया। तो आवेश क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अब कौन सा बल लगेगा यार? तो उसका नाम क्या है? कूलाम बल। तो लिख लेते हैं ना, ये बात लिख लें। चलो भैया उसको देखकर, तो बोलो आवेश प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला, क्या लगने वाला बल? और कौन बल हुई हो? कूलाम बल। ठीक है, तो बोलो कितना होगा? F बराबर 1/4πε0। अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से देख रहे होंगे तो मैं इसको समझाया है। ठीक है, F बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर। क्या यही रहेगा? दोनों आवेश का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। बोलो, इतना एकदम राइट लिखे हैं, उसके ऊपर लगने वाला बल इतना ही आएगा। बस इसके आगे सिंपल सा आपको कर देना है, किसकी परिभाषा लगा देनी है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? E बराबर F अपॉन कितना? क्यू नॉट, जिस पर बल लग रहा होता है। ठीक है, तो E बराबर कितना आएगा? F की वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं, तो बोलो 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर पूरे बटा कितना? क्यू नॉट। तो भैया क्यू नॉट बटे में है तो यहाँ गुणा करेगा तो कट जाएगा, तो काटते हैं। ई बराबर कितना आएगा? 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो दिस इज आपका फार्मूला, यही आपका सूत्र हो गया। तो बोलो ध्यान से, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी कि दूरी बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ इसकी दिशा लगा दीजिए। ये तो परिमाण लिखा है ना, इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे, यहाँ कोई कैप लगा देना, दिशा बता देना। ठीक है, बात ना समझ में आई? तो यानी कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? बोलो जल्दी से लिख कर बताओ।
ई बराबर 1/4 पाई Q बटे आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 पाई Q बटे आर स्क्वायर। बोलो तुम राइट है। अगर मैं इसका ग्राफ तुम्हें समझाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, नीचे ग्राफ भी बना लेना आप लोग समझने के लिए। तो भैया ध्यान से देखो, 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब तीव्रता दूरी पर डिपेंड करेगी, वो भी उल्टा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं। मैं मान लेता हूं यहाँ क्या है, आर स्क्वायर, इधर दूरी है और इधर मान लेते क्या है, तीव्रता है। तो हमेशा याद रखो कि नीचे है ना, अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, तो दूरी इधर बढ़ रही है तो यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये आप इसको याद रखेंगे ना ग्राफ में, तो हमेशा याद रखना ये दूरी के साथ में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी, अगर दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। बस वही बात रखो, अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता डाउन हो जाएगी, अगर दूरी भैया घटेगी तीव्रता बढ़ जाएगी। बहुत एकदम राइट है। फिर से एक बार आप देख लो, यानी कि बिंदु आवेशकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्या लिखना है, बिंदु आवेशकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये अपना टॉपिक हो गया समाप्त। आप इसको करेंगे 2-3 बार, ठीक है। हम चलो आगे चलते हैं। हाँ तो भैया यहां तक आ गए हो तो फिर आगे भी देखो। आगे हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इसको बोला जाता है। अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझते हैं। अच्छा वो बोल रहा है मुझे कि अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बताए थे ना, अगर उसके अंदर आपको कई सारे आवेशों निकाय की तीव्रता ज्ञात करनी है तो जो अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा आप ज्ञात करते थे वैसे भी ज्ञात कर लेना, E1 + E2 + E3 ना, सेम ऐसे होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप कमेंट किए तो मुझे याद आ गया। ध्यान देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मार्कर है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी सेम आवेश आ जाए और इधर भी क्या आ जाए, सेम आवेश आ जाए, तो अगर परिमाण में क्या रहे, सेम सेम रहे, तो ये जो पूरा निकाय कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव ना। तो बस वही बात है, यदि समान परिमाण परंतु कैसे विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर रखे हों तो वो पूरा निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। तो यही बात हम लिखने वाले हैं, ये बात क्या करें, लिख लेना। तो हमें क्या लिखना है, यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, लिखो फटाक से, यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी, उस अल्प दूरी को 2l या 2d कुछ बोलते, अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो इस निकाय को, ये जो सिस्टम बनेगा, इस निकाय को क्या कहते हैं, निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय का कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब यह है, मान लेते हैं क्या एक को यहाँ पर -q आवेश है और एक ठो मान लेते हैं क्या है यहाँ पर +q है और इनके बीच में अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तो ये जो पूरा सिस्टम जो निकाय बना है ना, यही क्या होगा, अपना डायपोल। और मैं यही तो समझा रहा था मार्कर लेकर, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, यदि समान परिमाण, यानी कि इसका मतलब -1 चार्ज +1 चार्ज था, जब परिमाण लेगो तो +1 आ गया ना, यानी कि साइन हटा दिया जाता है। तो वही लिखे हैं, यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण एक दूसरे से कितना दूरी पर, अल्प दूरी माने 2l दूरी पर स्थित हो, तो ये पूरा सिस्टम जो कहलाएगा, जो पूरा निकाय कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा ना, थोड़ा सा निचवा लिख लीजिए अगली हेडिंग, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आई, विद्युत द्विध्रुव क्या, आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव क्या, इसकी हेडिंग है आघूर्ण। अब बात को समझो, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, सेम इसी में है। विद्युत आघूर्ण क्या, इसी से निकालते हैं। देखो इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उनकी बीच की दूरी का गुणा कर दो, तो जो इनका गुणनफल आएगा ना, उसे क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे ना। तो लिख लेते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण q
तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युतध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये बात लिख लेते हैं ना, किसी एक आवेश का परिमाण q, किसी एक आवेश का परिमाण q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l, अल्प दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बोलो? P से। तो भैया P बराबर क्या होगा? किसी एक आवेश का परिमाण, इनके बीच का दूरी, गुणनफल। अगर मैं इसको लिखना चाहें तो P बराबर बोल सकते हैं 2ql। ठीक है, ये अपना हो गया सूत्र ना। अगर इसका मात्रक बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आवेश गुणे लंबाई लिखा है तो आवेश का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर हम बगल में स्टार पॉइंट लिख लेते हैं ना। तो इसका मात्रक क्या होता है बोलो? कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। बोलो सही है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आप फटाक से लिखिए, तुरंत बताइए मुझे कि क्या दिक्कत है आपको। ठीक है ना? आगे और लिख सकते हैं आप। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यह एक कैसी राशि हो? सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ ना। और इसके अलग अलग मात्रक होते हैं। चलें आगे। ठीक है, यहां तक लिख लियो ना, आगे चलते हैं।